हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा इससे पहले हम लोग दो स्टैटिक्स और पढ़ चुके हैं। जो पहला था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स था और जो दूसरा स्टैटिक्स हम लोग पढ़े थे वो क्या था, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स था। ओके, और आज हम लोग अपना लास्ट स्टैटिक्स पढ़ेंगे जो क्या होगा, फर्मी डिराक स्टैटिक्स होगा। क्लियर? जैसे देखिए, मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो बताया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ला कर सकते हैं, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को हम लोग बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला कर सकते हैं। वैसे ही फर्मी डिराक स्टैटिक्स को भी हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ला कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी बुक में ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ला करके दिख जाए तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब देखिए, अगर आप मेरा तीसरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे जो तीसरे चैप्टर के लिए जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था मेरा, अगर आप वो देखे होंगे तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होता है ये क्वांटम स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, साथ ही साथ वहाँ पे मैं बताया था कि अगर पार्टिकल जो है सिस्टम के वो आइडेंटिकल हों और इनडिस्टिंग्विशेबल हों, मतलब जो डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकें, जिनको सेपरेट ना किया जा सके, और साथ ही साथ ये पार्टिकल क्या रखते हों, हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हों, तो उनके लिए जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या आप ऐसे कहिए उनके लिए जो स्टैटिक्स एप्लीकेबल होता है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्लियर है चीज़? तो मतलब आज हम लोग को किस तरीके का पार्टिकल को डील करना है, आज हम लोग आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल और साथ ही साथ उन पार्टिकल का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, आज डील करेंगे। क्लियर है चीज़? जैसे हम लोग बोस-आइंस्टीन में क्या किए थे, स्टेटमेंट से शुरुआत किए थे, वैसे ही आज फर्मी डिराक स्टैटिक्स में भी स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। ओके, आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन देखिए और तब जाके फर्मी डिराक देखिए, तो देखिए आपको एकदम चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक, दो मैं करा दिया हूँ, तीसरा और जो लास्ट है आज उसको करा रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करूँ? क्लियर है चीज़? ओके, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपके सिलेबस में ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट एट इक्विलिब्रियम फॉर फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ठीक, ऐसे करके सिलेबस में मेंशन है, तो मैं डायरेक्ट ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा हूँ। ठीक, क्योंकि जब हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट क्या होगा, मिलेगा एट इक्विलिब्रियम, या उसी को क्या कहेंगे, एट मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। क्लियर है चीज़? तो हम लोग को बीच में वो चीज़ मिलेगा। आपके सिलेबस में इस तरह लिखा हुआ है, इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख दिया ताकि आपको लगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक, नहीं तो कुछ बच्चे होंगे सिलेबस ये देख के बैठे होंगे, मैं ये हेडिंग डलवाया, इसको नहीं बताता तो कहते कि आगे का पॉइंट कहाँ गया। तो इस वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक एक पॉइंट लिख दिया हूँ जो आपके सिलेबस में जो 3rd चैप्टर है उसके कंटेंट में जो दिया गया है उसका एक एक पॉइंट लिख दिया हूँ। ठीक, अब तो कोई डाउट नहीं होगा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, कहाँ से हम लोग एग्जाम में लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स स्टेट दैट। फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या बताता है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स ये बता रहा है, पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। मतलब जो सिस्टम के पार्टिकल हैं वो आइडेंटिकल तो हो, साथ ही साथ इनडिस्टिंग्विशेबल हो। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, आइडेंटिकल है लेकिन आप डिस्टिंग्विश इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्या होंगे, सिस्टम में जो पार्टिकल होंगे क्या हो गए, आइडेंटिकल हैं लेकिन क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। क्लियर है चीज़? ये देखिए इलेक्ट्रॉन तो आइडेंटिकल एक ही है लेकिन ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। ओके, देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दीज पार्टिकल्स ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक,
पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको जानकारी है। पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल मतलब क्या कि एक पार्टिकल क्या करेगा, एक ही एनर्जी स्टेट को ऑक्युपाई करेगा, सेम एनर्जी स्टेट मतलब एक सिंगल एनर्जी स्टेट पर एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं जाएंगे, मतलब एक सिंगल एनर्जी स्टेट को एक से ज़्यादा पार्टिकल ऑक्युपाई नहीं करेंगे। ठीक, कल हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स देखे थे तो उसमें क्या पाए थे कि एक सिंगल गिवन एनर्जी स्टेट पर क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्टिकल ऑक्युपाई कर सकते हैं, मतलब उस पर एक से ज़्यादा पार्टिकल बैठ सकते हैं। बात ये चीज़ क्लियर है। आज क्या होगा, आज एक ही पार्टिकल क्या करेगा, एक एनर्जी स्टेट पर बैठेगा, एक से ज़्यादा पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट पे नहीं बैठेंगे। ठीक, ये किसका स्टेटमेंट है, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग पढ़ना है। ठीक, तो पालिस-ग्रुजन ये ओबे करता है, उसका पालन करता है, दैट इज अर्थात नो मोर देन वन पार्टिकल can occupy a given cell in the phase space because each cell represents an energy state or quantum state। जैसे ऐसे समझिए, मान ले रहे हैं ये हम लोग का क्या है, फेज स्पेस है, मान ले रहे हैं हम लोग का फेज स्पेस है, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये क्या हो गया, फेज सेल हो गया। ठीक, अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, चलिए मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ। मान ले रहा हूँ ये हम लोग का क्या है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज स्पेस कर रहे हैं। ठीक, अब इसको छोटे यूनिवर्सिटी कैंपस में रूम होंगे, इन रूम को हम क्या कर दे रहे हैं, फेज सेल कर दे रहे हैं, इन रूम को क्या कर देना है, फेज सेल कर देना है। अब हर एक रूम में क्या होगा, डेस्क वगैरह लगा होगा बैठने के लिए। ठीक, तो ये जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, सिंगल मतलब ये जो पार्टिकल है पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, मतलब एक डेस्क पे क्या होगा, अगर पार्टिकल को स्टूडेंट कहें और सेल को डेस्क कहें तो एक सेल पे क्या होगा या एक डेस्क पे क्या होगा, एक ही बच्चा बैठेगा। क्लियर, अगर इसको चेयर में कन्वर्ट कर दें तो ऐसे समझिए कि एक चेयर पे एक ही बच्चे को बैठना है, मतलब वो पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन कल क्या था, कल जो पार्टिकल थे बोस-आइंस्टीन केस में, मतलब जो बोसान थे वो क्या हो रहे थे, एक डेस्क पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट उस केस में बैठ सकते थे, मतलब एक सिंगल एनर्जी स्टेट पे क्या हो रहा था, एक से ज़्यादा पार्टिकल बैठ सकते थे, ऑक्युपाई कर सकते थे। लेकिन आज क्या है, आज सिंगल एनर्जी स्टेट पे या उसी को क्वांटम स्टेट कहिए, उस पर क्या करेंगे, एक ही पार्टिकल बैठेंगे। ये चीज़ क्लियर है, शायद इस एग्जाम्पल से, डेस्क वाले एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए क्वांटम, इन सेल को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टेट या क्वांटम स्टेट मान रहे हैं। तो एनर्जी स्टेट तो आपको पता है, क्वांटम स्टेट से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो क्वांटम स्टेट क्या होता है, एन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम एल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जो है एम एल। ठीक, और फिर स्पिन मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनका जो सेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम स्टेट कहते हैं। ठीक, तो ये जो सेट होता है वही क्या होता है, क्वांटम स्टेट होता है। ठीक, तो हर एक पार्टिकल का क्या होगा, पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट होगा। ये चीज़ तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ना, पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल, तो इससे आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं कि किसी दो पार्टिकल का ये सेम नहीं हो सकता। ठीक, एक जरूर डिफरेंट होगा इसमें से, तो ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ORR, इसी को क्या कहें हम, क्वांटम स्टेट का मतलब हर एक सेल को क्या कर रहे हैं, या एनर्जी सेल या एनर्जी स्टेट या क्वांटम स्टेट मान रहे हैं, और वो पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एक एनर्जी स्टेट पर एक ही पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा। ओके, क्लियर है चीज, आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ सेल मस्ट बी मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, पिछले केस में क्या था, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में क्या था, जो नंबर ऑफ सेल थे वो नंबर ऑफ पार्टिकल के कंपेरेबल थे, मतलब उनका रेशियो 1 था। लेकिन आज उल्टा है, आज क्या है, जो GI है, जो नंबर ऑफ सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, किससे, NI से, मतलब GI इज फर ग्रेटर देन NI। मतलब जो डेस्क है, अगर मान लीजिए ऐसे डेस्क लगा हुआ है, एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठ रहा है, तो ये देखिए क्या है, पूरा जगह बचा हुआ है। इसका मतलब क्या, अभी सफिशियंट जगह है और बच्चे बैठ सकते थे। लेकिन पालिस-ग्रुजन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जो बैठने का जगह है वो बच्चों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एक डेस्क पे एक ही बच्चे को बैठना है। इसका मतलब GI क्या है, NI से ज़्यादा है। क्लियर चीज, ऐसे समझिए कि चेयर बहुत ज़्यादा है, बैठने वाले बच्चे बहुत कम हैं, इस स्टैटिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। क्लियर, मतलब जो नंबर ऑफ सेल होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या होता है, इस स्टैटिक्स में ज़्यादा होता है। क्लियर। फोर्थ नंबर देखिए क्या कर रहा है कि दिस स्टैटिक्स अप्लीकेबल टू द पार्टिकल्स हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन ORR स्पिन एंगुलर मोमेंटम
हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट, मतलब ये जो पार्टिकल होंगे उनका जो स्पिन होगा वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे होगा, या जो उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब यस इक्वल टू यस अंडर रूट यस इंटू यस प्लस 1 और बाहर यच कट एच अपॉन 2 पाई, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो ये क्या होगा, ये हाफ इंटीग्रल ऑफ एच कट होगा। क्लियर है चीज, क्लियर हुआ, ठीक। तो ये 4 इनका स्टेटमेंट था। अब देखिए आगे क्या लिखे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ ताकि जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उन बच्चों को भी हेल्प मिले, और रिटन एग्जाम में भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं कि द पार्टिकल्स विच ओबे दिस स्टैटिक्स इज कॉल्ड फर्मियान्स और आर फर्मी पार्टिकल। जो पार्टिकल इन चारों स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, या आप ऐसे कहिए जो पार्टिकल इन चारों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, हम फर्मियान्स कहते हैं या फर्मी पार्टिकल कहते हैं। और जो एग्जाम्पल है फर्मियान्स का वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, etc, ये सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, फर्मियान्स के। जैसे इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए हाफ स्पिन रखता है, ठीक। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, फर्मियान्स है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी पार्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, उसमें पार्टिकल वगैरह लेंगे, और अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक। तो पहले मैं लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, ओके। देखिए स्टूडेंट, जैसे पीछे हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को पढ़ने के लिए एक सिस्टम कंसिडर किए थे और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल माने थे, उसी तरीके से आज हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिक्स को भी स्टडी करने के लिए एक सिस्टम कंसिडर करेंगे और उसमें भी n नंबर ऑफ पार्टिकल को मानेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल N आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक। एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें कैपिटल N नंबर ऑफ आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ओके। फिर क्या लिखे हैं, दीज पार्टिकल्स हैव डेफिनेट एनर्जी, इन पार्टिकल का कुछ डेफिनेट एनर्जी है। फिर आगे देखिए क्या लिखे हैं, मान ले रहा है कि लेट n1 n2 डॉट 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 ni डॉट 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 nk विद द पार्टिकल्स हैव एनर्जी e1 e2 डॉट 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 ei डॉट 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 ek इन कंपार्टमेंट 1 2 डॉट 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 i डॉट 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 k कंटेनिंग g1 g2 डॉट 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 gi डॉट 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 gk सेल्स रिस्पेक्टिवली इन देम। अब आप कहोगे सर तो पढ़ दिए, समझ कुछ नहीं आया, ठीक। तो इसको अभी डेली लाइफ से आपको समझा देता हूँ, तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या मैं ये बताया हूँ, ठीक। देखिए आप अपने कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे चले आइए। मान लीजिए ये आपका क्या है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसमें क्या होंगे, रूम होंगे, कई सारे रूम होंगे, ठीक। तो चलिए मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, कई सारे क्या होंगे, रूम होंगे ऐसे में, ठीक। इसको मान ले रहा हूँ पहला रूम है, ये दूसरा, यहाँ बीच में कहीं आई मान ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ के, ठीक। तो 1 2 पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट ith कंपार्टमेंट और फिर डॉट डॉट के कंपार्टमेंट, ठीक। ऐसे मान ले रहा हूँ, ठीक। फिर क्या मान रहा हूँ, जो ये पहला कंपार्टमेंट है मतलब जो आपका फर्स्ट रूम है आपके कॉलेज में, उसमें क्या है, G1 नंबर ऑफ चेयर या डेस्क है, G1 नंबर ऑफ चेयर है। जो दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें क्या है, G2 नंबर ऑफ चेयर या डेस्क है। और जो ith कंपार्टमेंट है उसमें Gi नंबर ऑफ चेयर या डेस्क है। और जो kth कंपार्टमेंट है उसमें Gk नंबर ऑफ क्या है, डेस्क या चेयर है, ठीक। अब मान ले रहे हैं कि जो पहला रूम है उसमें n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो दूसरा रूम है उसमें n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जो ith रूम है उसमें ni नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, और जो kth रूम है उसमें nk नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अब मान ले रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनका जो एवरेज एनर्जी है, मतलब पहला रूम है उसका एनर्जी क्या है, E1 है, जो दूसरा रूम है उसका जो एनर्जी है E2 है, जो ith रूम है उसका एनर्जी EI है, और जो kth रूम है उसका एनर्जी EK है। अब आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, ठीक। तो यही चीज़ किया गया, ठीक। जो हम लोग का फेज स्पेस था उसको k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में बांट दिया गया है। पहले कंपार्टमेंट में ni पार्टिकल रखा गया है, और पहले कंपार्टमेंट देखिए ऐसे समझिए, जो हम लोग का फेज स्पेस था उसको क्या किए हैं, k नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में बांटे हैं। और फिर हर एक कंपार्टमेंट को क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए ith कंपार्टमेंट है तो उसको Gi नंबर ऑफ सेल में बांटते हैं, वैसे ही जो पहला कंपार्टमेंट है उसको G1 नंबर ऑफ सेल में बांटती हैं, ठीक।
अब जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें N1 पार्टिकल है, उनका एनर्जी क्या E1 माने हैं। दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें N2 पार्टिकल है, G2 नंबर ऑफ सेल हैं, उनका एनर्जी E2 है। इसी तरीके से ith कंपार्टमेंट को Gi नंबर ऑफ सेल में बांटे हैं और उसमें Ni नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उसमें क्या है Ei एनर्जी है उन पार्टिकल का, मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी। ओके, ऐसे ही जो लास्ट कंपार्टमेंट है उसको kth कंपार्टमेंट कहे हैं, इसको Gk नंबर ऑफ सेल में बांटे हैं, इसमें Nk नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बैठाए हैं और जो पार्टिकल का एवरेज एनर्जी है वो क्या है Ek है। ठीक, तो ऐसे सिस्टम से भी समझ गए आप, फेज स्पेस से भी समझ गए और डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ गए आप। अब आपको कोई डाउट होगा नहीं। ठीक, तो वही ये लाइन लिखा गया था कि N1 N2 डॉट डॉट Ni डॉट डॉट Nk क्या है, पार्टिकल है जिनका एनर्जी E1 E2 डॉट डॉट Ei डॉट डॉट Ek है। तो N1 N2 Ni Nk पार्टिकल है जिनका एनर्जी E1 E2 और क्या है Ei और Ek है। ठीक, ये फिगर में दिख रहा है आपको। फिर क्या लिखे हैं, इन कंपार्टमेंट 1 2 डॉट डॉट Ik। देखिए पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट में ith और kth कंपार्टमेंट में ये सब हैं। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, कंटेनिंग जो इतना सेल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है G1 G2 डॉट डॉट Gi डॉट डॉट Gk। देखिए पहले में G1 सेल है, दूसरे में G2, ith में Gi और kth में Gk सेल है रिस्पेक्टिवली इन देम, मतलब उसमें G1 G2 Gi Gk सेल है। अब तो क्लियर होगा ना, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ें। ओके, फिर देखिए क्या लिखे हैं, नाउ वी फोकस आवर ठीक, देखिए फिर क्या लिखे हैं, नाउ वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ith कंपार्टमेंट। अब हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के तरफ बढ़ना है। तो ith कंपार्टमेंट ले रहे हैं और उसी तरीके से सिमिलर एक्सप्रेशन करके लिख के बाकी के लिए लगा देंगे। ठीक, अभी आपको आगे समझ में आएगा। जैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, जनरल केस लेते, एक पर्टिकुलर केस लेंगे और उसी से जनरल केस बना देते हैं। ठीक, जैसे ith कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे ith कंपार्टमेंट में और फिर उसी को क्या करेंगे, जनरल केस के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, तो उसी चीज़ को अब हम लोग चलने करने, जैसे कल हम लोग बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स में किए थे। ठीक, तो हम अपना जो फोकस कर रहे हैं, जो हम लोग अपना ध्यान लगा रहे हैं किस पे लगाएंगे, इस ith वाले कंपार्टमेंट पे लगाएंगे। ठीक, कामा इट हैज Ni इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग Gi सेल। और ये क्या रख रहा है, Ni इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल रख रहा है जिसको Gi सेल के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग माने हैं कि जो नंबर ऑफ सेल है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बहुत बड़ा है, तो क्या लिखे हैं, आउट ऑफ Gi सेल ओनली Ni कैन बी फिल्ड एंड Ni can be filled by Ni particles and remaining Gi minus Ni will vacant। ठीक, ये देखिए हम लोग शुरू में अपना एजम्पशन मान के चले थे इसके स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कि Gi क्या होगा, Ni से बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए हम ऐसे मान रहे हैं, आपको बस समझाने के लिए, Gi क्या है 100 है, मतलब 100 चेयर है और Ni फर लगाए मान लीजिए 40 है। ठीक, तो जब इन 40 का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इस 100 चेयर पर करेंगे तो कैसा अरेंजमेंट होगा उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। तो इस Ni मतलब ये 100 जगह है और 40 बच्चे हैं, तो क्या होगा 60 जगह खाली रहेगा, 100 माइनस 40 60 हुआ। ठीक, तो वही लिखे हैं कि रिमेनिंग Gi माइनस Ni विल बी वैकेंट। लिखे हैं ना कि आउट ऑफ Gi सेल ओनली Ni कैन बी फिल्ड बाई Ni पार्टिकल। तो 100 चेयर में से क्या होगा, 40 चेयर बस इस 40 स्टूडेंट द्वारा फिल किया जाएगा, बाकी 100 माइनस 40 मतलब जो 60 चेयर रहेगा वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। 10 द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द ith कंपार्टमेंट। ठीक, तो ith कंपार्टमेंट के लिए जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा उसको अब हम लोग समझेंगे। ठीक, तो उसको मैं समझाता हूँ तब फिर इस फार्मूले पे आऊँगा। ओके, इस फिगर को भी सोच रहा हूँ हटा दूँ, फिगर हटा दूँ। ओके, आप अपने समझने के लिए फिगर बना सकते हैं, वैसे फिगर की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी हम लोग एक एक कंपार्टमेंट बनाए थे। ठीक, अभी इसको समझिएगा। मान ले रहे हैं ये हम लोग का देखिए स्टूडेंट आप क्लास 11th के मैथ में कम्यूटेशन और परम्यूटेशन पर
देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th और 12 में मैथ में आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, ठीक। इसकी जानकारी आपको है तो डायरेक्ट मैं यहाँ यूज करूँगा। थोड़ा सा बस समझा देता हूँ। जैसे आप इंटर में पढ़े हैं, मान लीजिए n ऑब्जेक्ट है, उसमें से r ऑब्जेक्ट चूज करना है, ठीक। n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट चूज करना है तो आप क्या लिखते थे, NCR लिखते थे कॉम्बिनेशन में, ऐसे करते थे। वैसे ही अगर हम मान लें ये हम लोग का क्या है, आयत कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग क्या किए हैं, GI नंबर ऑफ सेल में डिवाइड किए हैं, ऐसे फिगर बनाए थे, ठीक। ये हम लोग का आयत नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, इसमें टोटल GI नंबर ऑफ सेल है और इसमें हम लोग को क्या करना है, NI पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। तो यहाँ पे n ऑब्जेक्ट का अगर हम R तरीके से अरेंजमेंट करते थे या n में से R ऑब्जेक्ट एट ए टाइम चूज करते थे तो क्या होता था, NCR लिखते थे। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए क्या है, n की जगह क्या है, GI है। अब हम लोग के पास क्या है, GI सेल है और टोटल हम लोग को जो अरेंजमेंट करना है वो क्या करना है, NI पार्टिकल का करना है। जब R ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करते थे NI पार्टिकल में से तो NCR लिखते थे, तो वैसे ही इन NI पार्टिकल का अरेंजमेंट करना इन GI सेल में, मतलब ये NI पार्टिकल इन GI सेल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, GICNI। क्या चीज़ क्लियर है? जैसे इंटर के मैथ में आप पढ़े थे कि n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को चूज करना, या ऐसे कहिए n डेस्क पे R बच्चों का अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। जहाँ पे n क्या था, R से बड़ा था, तो क्या करते थे, NCR लिख के लगाते थे, करते थे ना। वैसे ही यहाँ पे n की जगह हम GI मान ले रहे हैं, GI डेस्क है, इन GI डेस्क पे NI पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे GI NI से बड़ा है, शुरू में हम लोग मान चुके हैं, अभी समझे भी थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GICNI हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में चीज़ आप पढ़े होंगे, ठीक। तो उसी चीज़ को हम लोग लगाए यहाँ पे, ठीक। तो जो लिखे हैं कि 10 नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द आयत कंपार्टमेंट इज, तो क्या हो जाएगा, GICNI। क्लियर है चीज? NCR वाला फॉर्मूला बस याद करिए ना, n की जगह हम लोग GI लिख दिए हैं, R की जगह क्या लिखे हैं, NI लिखे हैं, क्योंकि GI में NI का अरेंजमेंट करना है, ठीक। या आप ऐसे कहिए इस GI सेल में से बस हमको NI सेल चूज करना है, या आप ऐसे कहिए इस GI ऑब्जेक्ट में से बस हमको NI ऑब्जेक्ट एट ए टाइम चूज करना है, जैसे n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट आप चूज करते थे। क्लियर है चीज? तो क्या हो जाएगा, यहाँ NCR होता था तो यहाँ GICNI हो जाएगा, ठीक। GI ग्रेटर है NI से, शुरू में हम लोग मान चुके थे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, GICNI हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यही है। ओमेगा एक का दिए आयत कंपार्टमेंट का प्रोबेबिलिटी है, ठीक। GICNI हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो WI इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल GI डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल NI, और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल GI माइनस NI का, ठीक। तो ये तो आप इसका वैल्यू आपको पता ही है कि NCR का जब लिखते थे तो क्या लिखते थे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल n माइनस R लिखते थे। तो ऐसे फैक्टोरियल GI डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n और फिर फैक्टोरियल GI माइनस NI, ठीक। क्लियर है चीज? समझ में आया? तो जैसे आयत कंपार्टमेंट के लिए निकला वैसे अब बाकी के लिए भी लिख सकते हैं। वैसे पहले के लिए लिख सकते हैं G1C N1, दूसरे के लिए लिख सकते हैं G2C N2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वही लिखे हैं कि सिमिलर एक्सप्रेशन, एक मिनट, हाँ अब चलिए अब समझाने में सही रहेगा। सिमिलर एक्सप्रेशन विल बी ऑब्टेन्ड फॉर अदर कंपार्टमेंट, देयरफॉर total number of different arrangement for all n particles of the system is given by, ठीक। तो देखिए पहले के लिए ये अरेंजमेंट होगा, दूसरे के लिए अरेंजमेंट होगा, जहां जहां पे आई है वहां आप बस आप क्या करिए 1 2 3 लगते हुए चल जाइए k तक, तो आपको टोटल अरेंजमेंट मिलेगा, सबका आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल G1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N1, फिर क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल G1 माइनस N1, फिर क्या लिखे हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फैक्टोरियल G2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N2 इंटू फैक्टोरियल G2 माइनस N2 डॉट 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 GI वाला IGT लिख दिए, और जो सबसे लास्ट सेल था उसको भी लिख दिए, फैक्टोरियल GK डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल NK GK माइनस NK, ठीक। अब इतना बड़ा सा टर्म्स ले कहाँ घूमेंगे, तो उसको छोटा कर देंगे। जैसे सम के लिए समेशन यूज करते हैं, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लायर यूज करते हैं। ये पीछे 2 लेक्चर से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लायर लिख के और जो इतना बड़ा लिखे हैं उसको छोटा कर देंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, W इज व्हाट
टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पार्टिकल इन केस है। ठीक, यही पूछा था, प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाले थे हम लोग ना, जो बताएं सिलेबस में से लिखा हुआ, तो वही प्रोबेबिलिटी है, वही वाला। ठीक, तो एक चीज हमको मिल गया। अब ith कंपार्टमेंट में पार्टिकल के नंबर को बताना भी बाकी है। ठीक, एक चीज हम लोग को मिल गया, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल n पार्टिकल। ठीक, तो विच इज इक्वल टू w इज इक्वल टू ये मल्टीप्लायर पाई मल्टीप्लायर i इज इक्वल टू 1 to k फैक्टोरियल gi डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ni मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल gi माइनस ni। इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए 1 2 3 से ऐसे ये ऊपर वाला लाइन मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को ये जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल गया। ठीक, ये हम लोग का क्या है, एक चीज हम लोग को मिल गया फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में, वो क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट के लिए आगे बढ़ना है। क्लियर है चीज, आगे बढ़ें, पहले थोड़ा सा लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात कर लिए थे। ठीक, अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स देखे होंगे, तो उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के बाद क्या किए थे, सेम स्टेप को फॉलो किए थे, लॉग लिए थे, डिफ्रेंशिएट किए थे, जीरो के बराबर पुट किए थे, और फिर लाग्रेंजे मल्टीप्लायर यूज करके ni निकाले थे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट निकाले थे। दोनों में सेम मेथड यूज किए थे। उसी तरीके से आज जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिला है, इसको भी क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जीरो के बराबर पुट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जीरो बराबर पुट करेंगे इसको, और फिर क्या करेंगे, इसमें भी लाग्रेंजे मल्टीप्लायर को यूज करके सॉल्व करके इसमें भी क्या करेंगे, ni मतलब नंबर ऑफ ith पार्टिकल इन ith स्टेट इन इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अगर आप केवल मैक्सवेल वाला देखे होंगे तो बोस-आइंस्टीन भी प्रोबेबिलिटी के बाद जो आया था उसको समझ गए होंगे, और दोनों अगर देखे होंगे तो आज जो मैं इसके बाद करा रहा हूँ उसको भी अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक केस में चाहे मैक्सवेल हो, चाहे बोस-आइंस्टीन हो, चाहे फर्मी डिराक हो, प्रोबेबिलिटी के बाद जो हम लोग का काम है वो क्या एकदम सेम है। ठीक, अभी अगर आप देखिएगा पीछे का दोनों देखे होंगे तो कहेंगे ओह कितना आसान है ये। ठीक, ये आप जरूर कहेंगे एक बार, अगर पीछे का लेक्चर देखे होंगे तो। डायरेक्ट इसको कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए नया होगा, तब कहाँ आसान लगने वाला है। ठीक, अब देखिए पीछे भी मैं बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को डील करते हैं। ये सब देखिए कितने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इसका फैक्टोरियल वगैरह सॉल्व की जगह काफ़ी लार्ज कैलकुलेशन वगैरह आएगा। ठीक, तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह हैं तो अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल वगैरह सॉल्व किया था, लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं ना आप, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। तो इस इक्वेशन के नीचे क्या लिखना है उसको मैं ऊपर लिखा हूँ, क्योंकि बोर्ड इसके नीचे खत्म है, तो ऊपर मैं इस वजह से लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, टेकिंग लॉग ऑफ एबव इक्वेशन कामा वी हैव। अब जब लॉग लेते हैं तो पिछले 2 लेक्चर में बताया था बोस-आइंस्टीन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कि जो मल्टीप्लायर होता है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है इसको मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक, तो ये मल्टीप्लायर किस में हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर log gi आ जाएगा, और फिर नीचे के दोनों टर्म माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ रहा हूँ, इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि कैसे ये हो रहा है, क्योंकि इसको लास्ट के 2 लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ूँ, ये बस आप सिंपली समझिए, log ले रहे हैं तो ये नीचे है तो क्या होंगे, माइनस साइन के साथ ये दोनों टर्म आएंगे। ठीक, डिटेल में इसको समझने के लिए आप मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वाला लेक्चर देखिए, उसमें आप इसको डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि हर एक लेक्चर में हर एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है, हर एक लेक्चर लंबा बनेगा तो फायदा क्या। हम लोग जब एक लेक्चर में एक चीज़ को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो बार बार उसको डिटेल में जानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार डिटेल में आएंगे फिर टाइम हम लोग का खर्च होगा, तो उस टाइम को हम लोग बचाएंगे, किसी नए लेक्चर पे लगाएंगे। ठीक, कोई चीज़ नया रहता है तो मैं उसको एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, लेकिन जब ऑलरेडी 2 बार कर चुका हूँ तो तीसरी बार करने का कोई मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक, इस वजह से कहता हूँ कि लेक्चर को सीरीज वाइज देखिए। ओके, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, यूजिंग स्टेलिंग फार्मूला कामा वी हैव। अब क्या करेंगे, स्टेलिंग फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टेलिंग फार्मूला क्यों यूज किया था, जब नंबर ऑफ क्या होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, फैक्टोरियल x है, x का वैल्यू बहुत बड़ा है और इसका log लिया गया है, तो ये क्या होगा, जैसे ऐसे समझिए कहीं लिखा गया है log फैक्टोरियल x। ठीक, और x बहुत बड़ा है, तो स्टेलिंग साहब ने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, एक फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा था इसको x log x लिख दीजिए और माइनस x लिख दीजिए, यही इसका वैल्यू आएगा। ठीक,
तो उसी तरीके से यहाँ पे log GI लिखा गया है, GI बहुत बड़ा है, ठीक, तो GI log GI लिख दिए, समेशन को एजिटिव लिखे हुए हैं, माइनस GI लिख दिए हैं, फिर log फैक्टोरियल NI लिखा है तो माइनस NI log GI लिख दिए। अब फिर माइनस साइन आएगा, माइनस NI आएगा तो यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो प्लस NI हो गया। अब फिर log फैक्टोरियल GI माइनस NI है तो GI माइनस NI आगे आ गया, log GI माइनस NI हो गया, ठीक, फैक्टोरियल रहेगा नहीं कहीं। और फिर माइनस GI माइनस NI आएगा तो क्या कर दिए, प्लस GI माइनस NI लिख दिए, ठीक, क्योंकि दूसरा टर्म माइनस साथ आ रहा तो माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या किए, इसको और सिंप्लीफाई किए हैं तो देखिए ये दोनों टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखिए अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो GI माइनस NI हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस वैल्यू के साथ GI माइनस NI है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले तो माइनस GI माइनस NI हो गया, ये निगेटिव वैल्यू के साथ है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, GI log GI माइनस NI log NI और फिर क्या हो जाएगा, माइनस GI माइनस NI log GI माइनस NI बचेगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे मैक्सिमा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी अगर मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो log W हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, मैक्सिमम में इसको डिटेल में समझ चुके हैं सब चीज़। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई मैक्सिमा मिनिमा निकालते टाइम क्या करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन को हम क्या करते हैं, 0 बराबर पुट करते हैं, क्योंकि किसी वैल्यू का मैक्सिमा मिनिमा कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम मैक्सिमम करें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे बात हम करेंगे आगे। तो फिर क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग एवं इक्वेशन कामा वी है, तो इधर क्या हो गया, डेल log W लिख दिए, इधर क्या लिख दिए, समेशन I फ्रॉम 1 to K। अब देखिए GI और log GI को हम लोग क्या माने थे, नंबर ऑफ डेस्क या नंबर ऑफ चेयर माने थे आपके कॉलेज में जो रूम है उसमें, ठीक। तो आपके रूम में क्या है, डेस्क और चेयर फिक्स रहते हैं, आज 100 है तो कल भी 100 रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, ठीक। तो GI क्या है, कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, लेकिन NI कांस्टेंट नहीं है, NI तो वेरी कर सकता है ना, आज 100 स्टूडेंट कॉलेज आए हैं, कल 80 आ सकते हैं, परसों 50 आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है, ठीक। तो NI वेरी कर सकता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माने हैं और इसको क्या किए हैं, सेकेंड फंक्शन माने हैं। अब फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो NI को फर्स्ट फंक्शन जो माने हैं उसको एज इट इज लिख दिए, log NI को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए log x का 1/x होता है तो log NI का 1/NI हो गया डिफरेंशिएशन, और फिर NI का डेल NI हो गया माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को कर देंगे डेल NI हो जाएगा, log NI लिख लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे GI माइनस NI, इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या किए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लिए, सेकेंड फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log x का 1/x होता है तो log GI माइनस NI का 1/GI माइनस NI होगा। अब GI कांस्टेंट है, GI माइनस NI का जब डिफरेंशिएशन फिर करेंगे हम तो GI कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और माइनस NI का क्या हो जाएगा, माइनस डेल NI हो जाएगा, उसको लिख लिए। अब फिर देखिए माइनस साइन लगाएंगे और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, GI कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, NI का क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस डेल NI हो जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आया है, ठीक, यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस आ रहा है। अब फिर इसको एज इट इज लिख लेंगे, फिर जब आगे इसको सॉल्व करेंगे देखिए इस NI से ये NI क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इस NI से ये NI कैंसिल हो गया, सो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस डेल NI बस बचेगा और ये माइनस डेल NI log NI हो गया। अब देखिए ये GI माइनस NI से ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस था और यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस डेल NI बचा। अब फिर ये माइनस माइनस प्लस डेल NI log GI माइनस NI बचा, ठीक। अब हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जो उसका कंडीशन है। तो क्या लिखे हैं, अभी तो बस इसी को देखिए लिख दिया गया है, इसको आगे अभी थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल गया, ठीक। डेल NI को दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से, ये पॉजिटिव था इसको पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे हैं, डेल NI को दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख दिए हैं, ठीक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कामा वी है, तो क्या हो जाएगा, डेल log W 0 होना चाहिए, देयरफॉर ये टर्म भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए जैसे हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन और बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे, लाग्रेंज मल्टीप्लायर को यूज करके सॉल्व करते थे, वैसे ही आज इस फर्मी डिराक स्टैटिक्स में भी हम लोग क्या करेंगे, लाग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक।
उसके पहले कुछ हम लोग क्या करेंगे, एजम्पशन मानेंगे जो हम लोग पीछे मानते हुए आए हैं, और जो क्या होता है, पास्टुलेट होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पास्टुलेट है, हम लोग अपने मन से नहीं मानना है, ठीक। तो क्या लिखे हैं, आवर सिस्टम मस्ट आल्सो बी सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ये क्या है, पास्टुलेट्स हैं। पहला पास्टुलेट्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जो हम सिस्टम लिए हैं उसमें टोटल पार्टिकल क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए इस आपका कॉलेज है, जो ये सेशन है 2023-2024 ये सेशन एक है, तो इसमें जो बच्चों का एडमिशन होता है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि फिर बीच में एडमिशन होगा, नहीं, एक बार एडमिशन होता है और नंबर उनका फिक्स हो जाता है। तो वैसे ही जब हम सिस्टम कंसिडर किए हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है, फिक्स हैं, ठीक। तो क्या होगा, डेल एन जो नंबर ऑफ पार्टिकल का डिफरेंशिएशन का जो फिक्स है, तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो डेल एन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और इसी डेल एन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए इक्वेशन 2 कहाँ से आया है, तो आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वाला मेरा लेक्चर देखिएगा, वहाँ इसको डिटेल में मैं बताया हूँ, ठीक। अब फिर देखिए दूसरा फिर क्या लिखे हैं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का उसको भी क्या होना है, कंजर्व होना है। तो क्या लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम वगैरह आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, ठीक। तो फिर क्या लिखे हैं, डेल ई इक्वल टू क्या लिख दिए हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to k ई आई डेल एन आई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिए, ठीक। ये क्या होगा, एक्सप्रेशन जो है डेली का ऐसे कुछ आया, जब ई कांस्टेंट तो डेली क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन हम लोग को निकल के आया, ठीक। ये अगर एग्जैक्ट आपको समझना है तो आप मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वाला लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे इसको पूरा अच्छे से समझा के तब ऐसे लिखा गया है, ठीक। अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट अप्लाइंग टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए अप्लाइंग लाग्रेंजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई अल्फा एंड इक्वेशन 3 बाई बीटा, देन एडिंग देम कामा वी हैव। अब हम क्या करेंगे, लाग्रेंजे मल्टीप्लायर का जो मेथड है उसको यूज करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, अल्फा से इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा से इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद उन दोनों को जोड़ेंगे और आगे क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो मैं वीडियो पास करके लिखता हूँ, क्योंकि ऑन करके लिखूंगा तो और लंबा जाएगा, पास करके लिख दे रहा हूँ और फिर प्ले करके आपको समझा दूंगा, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक लिख लिए थे। अब इसके आगे क्या किए हैं, इक्वेशन 2 में अल्फा से और इक्वेशन 3 में बीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसे इक्वेशन 4 बना दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड किए हैं, तो दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, तो जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक। इसमें अल्फा से इसमें बीटा से मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो 0 + 0 0, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड 0 है और इक्वेशन 1 का भी राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन फर्स्ट का होगा वो इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। तो लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 कामा वी है, कुछ ऐसा हम लोग को मिलेगा। अब इन सब वैल्यू को समेशन भी है, डेल एन आई भी है, दोनों के साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे डेल एन आई है और सेम समेशन यहाँ पे भी है, तो इसको कहेंगे तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में 0 ही रन दिया जाएगा। तो कहा ठीक है, तो दोनों जम करके इधर आ गए, डेल एन आई को काम ले लिए और समेशन ये लगा ही था पहले से, इसी में क्या किए, इसको इन्वॉल्व कर लिए हैं, ठीक। अब फिर देखिए जो डेल एन आई है वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, वो तो 0 होगा नहीं, चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो 0 होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है, इसको A माने अगर पूरे प्रोडक्ट को और इसको B माने, तो A इंटू बी क्या है, 0 है, तो A इंटू बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो A को 0 होना पड़ेगा या तो B को, या तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो B यहाँ पे 0 है नहीं, तो इसका मतलब A को 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो पूरा वैल्यू है ये 0 के बराबर हो गया। अब इसको क्या किए हैं, राइट हैंड साइड में भेज दिए हैं, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई हो गया, और इसको log m माइनस एन का फॉर्मूला लगाए तो log m बाई एन हो गया। अब क्या किए, एंटी log ले रहे हैं, तो एंटी log लेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है ई के पावर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल के टर्म में आएगा, और इधर से log हट जाएगा, तो जी आई माइनस एन आई अपान एन आई लिख दिए, और ये ई के पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई हो गया। और फिर क्या कर रहे हैं, इसको जी आई अपान एन आई लिखे हैं, और ये माइनस एन आई अपान एन आई जब करेंगे तो क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। अगर एलसीएम ले लें तो यही वैल्यू आएगा, तीन दोनों कोई अंतर है नहीं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। ये तो आप जान ही रहे हैं। अब ई के पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई है, तो यहाँ से जी आई अपान एन आई क्या होगा, इस 1 को कहें तुम राइट हैंड साइड में चल जाओ तो 1 इधर आ गया, कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ से जो एन आई आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट एट इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, इज इक्वल टू जी आई अपान 1 प्लस ई के पावर अल्फा प्लस
बीटा ई आई के बराबर होगा। और जी एन आई को जब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये पूरा टर्म नीचे आएगा, तो नीचे आ गया, जी आई के नीचे आ गया, तो इक्वेशन 5 बना है। दिस इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, यही फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है या फर्मी डिराक स्टैटिक्स है। इट गिव्स मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पार्टिकल विच ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ये इक्वेशन जो है ऐसे पार्टिकल के लिए जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ओबे करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके फर्मी डिराक स्टैटिक्स का उनका क्या है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, मतलब ऐसे पार्टिकल जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं उनके लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का ये इक्वेशन यहाँ पे मिला है। ठीक, अब देखिए दिस इक्वेशन 5 आल्सो गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट इन इक्विलिब्रियम फॉर फर्मी डिराक स्टैटिक्स। ये इक्वेशन 5 जो है ये और भी क्या बताता है, ये इक्वेशन 5 किसका एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट, तो ni माने थे तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट का क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक, तो इक्वेशन हम लोग को क्या दे रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith कंपार्टमेंट, और किस कंडीशन हम लोग निकाले हैं, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और किसके लिए, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको निकालें। ठीक, या फर्मी डिराक स्टैटिक्स के लिए हम लोग निकालें। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले कर लिए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हम लोग को मिल गया। तो इस तरीके से दोनों हम लोग को मिल गया, प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल ith कंपार्टमेंट। ठीक, अब इसमें 1 करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, मतलब n1 = g1/1 प्लस e के पावर अल्फा प्लस बीटा e1 आएगा। तो ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोग का तीनों स्टैटिक्स खत्म हो गया। मैक्सवेल हम लोग पहले खत्म किए थे, बोस उसके बाद पढ़े थे, बोस आइंस्टीन, और फिर आज हम लोग क्या किए, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को भी फिनिश कर लिए। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।